नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका आज हम इकोनॉमी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अलग अलग सेक्शन वाइज जो है वो पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एचपीजीके का सेक्शन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब सेक्शन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इकोनॉमी का सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। 107 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। इनमें से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है। तो जो कि भारत की मनी मार्केट का भाग नहीं है वो है ऑप्शन डी, इंडियन गोल्ड काउंसिल। इंडियन गोल्ड काउंसिल जो है वो मनी मार्केट का भाग नहीं है। यहाँ से एक और बात जो आप याद रखेंगे वो ये रखेंगे कि मनी मार्केट के पार्ट कौन कौन से हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके वो हैं बिल मार्केट, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये मनी मार्केट के पार्ट्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू। तो भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उन्हें जो है ये रीफाइनेंस नहीं करता है। अब अगर बात करेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, रीजनल रूरल बैंक जिनको आरआरबी भी कहते हैं, और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सभी को ये जो है ये रीफाइनेंस करता है। अब नाबार्ड के बारे में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो है वो नाबार्ड के बनते हैं। तो सबसे पहले तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। और दूसरी बात कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो था वो 1982 में की गई। अब 1982 में इसकी स्थापना की गई तो नाबार्ड का कुछ पूरा नाम भी होगा। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका पूरा नाम है नाबार्ड का। ये इसका पूरा नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। तो केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो किसका सबसे बड़ा अमाउंट है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इंटरेस्ट पेमेंट का सबसे बड़ा अकाउंट यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद 110 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट था ये कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? ये 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी 2006 जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कब लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 136 क्वेश्चन नंबर में द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। तो देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उचित मापदंड जो है इनमें से कौन सा है? तो 136 क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश की अगर आपने सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि का पता लगाना है तो उसके लिए पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है कि यहाँ से आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। अभी हमने नाबार्ड की बात की थी, तो देखो एक और क्वेश्चन नाबार्ड से रिलेटेड आ गया। 137 क्वेश्चन में पूछा गया है नाबार्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। तो नाबार्ड की स्थापना जो था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो था वो 6th 5 ईयर प्लान में की गई थी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छठा जो 5 ईयर प्लान था उसमें इसकी स्थापना की गई। 6th जो 5 ईयर प्लान था वो कब से लेकर कब तक था? ये 5 ईयर प्लान जो था वो 1980 से लेकर 1985 के बीच में था। 1980 से लेकर 1985 के बीच में था। अब ये रोलिंग प्लान भी इससे पहले रहा। तो रोलिंग प्लान कब से लेकर कब तक रहा? रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 1980 तक जो था वो रहा था। उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला जो 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है? तो पहला जो 5 ईयर प्लान है वो हार्ड डोमर प्लेन मॉडल है एक, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और इसमें जो था वो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी जो था वो दी गई थी। और पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 के बीच में रहा। और उसी तरह सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 से लेकर 1961 के बीच में रहा। और ये प्लान जो था वो पीसी मेलानोविस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ये मॉडल्स आपको पढ़े होंगे आपने, तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस भी इनको कर सकते हैं और इनको याद रखना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट
आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, ऐसा कौन सा जनजातीय राज्य है जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी है ही नहीं। तो 138 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, हरियाणा। ये क्वेश्चन देखो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और हम इसको एक बार फिर दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, एक बार पहले रिपीट कर चुके हैं। तो अब हरियाणा में जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी आइडेंटिफाइड नहीं है, बस यहाँ से आप इतना ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है सिंहभूम इज फेमस फॉर, तो सिंहभूम जो है वो किसके लिए फेमस है? ये आयरन के लिए जो है वो फेमस है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये सिंहभूम है कहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये झारखंड में जो है वो पड़ता है, झारखंड में ये पड़ता है। अब झारखंड जो है वो माइनिंग के लिए जाना जाता है। झारखंड में जो है वो कोयला भी पाया जाता है, तो झारखंड के धनबाद में जो है वो कोयला अच्छी मात्रा में पाया जाता है। झारखंड के जो रामगढ़ एरिया है वहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज और भी मैंने झारखंड के आपको बताए, परंतु ये एरिया जो है ये कोयला के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए 140, यहाँ पर पूछा गया है विच इज नॉट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन सी आर्थिक संरचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 की अगर हम बात करेंगे तो 140 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये जो है ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नहीं आता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आता है, तो रोड हो गया, रेलवे हो गया, पावर हो गया, ये सभी जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए यहाँ पर पूछा गया है व्हेन वाज जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड। जो जवाहर रोजगार योजना थी ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 1989 में। अभी 1989 में लॉन्च की गई। उस दौरान जो था वो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो इस दौरान जो था वो 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था। ये जो 7th 5 ईयर प्लान था ये 1985 से लेकर 1990 के बीच में चला था और इस दौरान जवाहर रोजगार योजना जो था वो लॉन्च की गई। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जवाहर रोजगार योजना थी क्या, तो ये जो जवाहर रोजगार योजना थी इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए और यूथ जो है उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, रोजगार जो है उसको दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए यहाँ पर पूछा गया है इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी कानपुर जो है वो सही आंसर है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कानपुर कहाँ पर पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन पूछते जाता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। नाबार्ड का मैंने आपको बता दिया, उसी तरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको ट्राई कहा जाता है, TRAI इसको कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको FSSAI भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। बोर्ड ऑफ फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया इनके BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर आप याद रखिए। बाकी एक आपको जो कमेंट करके बताना है वो आपको बताना है कि IRDAI जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 143, यहाँ पर क्या पूछा गया है इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन, तो किस में वृद्धि से जो है वो स्फीति बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन किसके कारण बढ़ती है, 143 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर मनी सप्लाई में जो है वो इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन भी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब मनी सप्लाई की हम बात करें और इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन है क्या आखिरकार, तो देखो जब भी प्राइसेस जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मैं बेसिक टर्म में समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्फ्लेशन होता क्या है। 144 क्वेश्चन देखिए उसी तरह यहाँ पर पूछा गया है हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो भारत में मौद्रिक नीति की रचना कौन करता है, तो भारत में मौद्रिक नीति की रचना जो है वो RBI के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी RBI जो है वो सही आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हेडक्वार्टर तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी,
इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब 1 अप्रैल 1935 को तो इसकी स्थापना की गई, परंतु इसको नेशनलाइज कब किया गया? तो नेशनलाइज किया गया इसको 1949 में। ये आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिए। ये बेसिक सी बातें हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है। 145 का ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर टैक्स जो है इसका सही आंसर है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, इनके बारे में बात कर लेते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल जानिए। एक तो सेल्स टैक्स यहाँ पर आ गया, एक्साइज टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, इसके अलावा सर्विस टैक्स भी यहाँ पर आता है, वैल्यू एडिड टैक्स जिसको वैट कहते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अब बात कीजिए डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, इनको आप याद रखिए। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जैसे आपका गिफ्ट टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, ये सभी जो हैं ये भी डायरेक्ट टैक्स में ही आते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने कम बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। बाकी अब देखिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आ गया है। तो जीएसटी के बारे में तो आप सुनते रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इसका पूरा नाम है। अब इसको पूरा नाम आपको पता चल गया, ये कब जो था वो इफेक्ट में आया था? तो ये 1 जुलाई 2017 से जो था वो इफेक्ट में आ गया था। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीएसटी के बारे में, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बाकी अगर देखिए अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, वीडियोज़, PDF क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमी के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।